बहुत दिनों के बाद अपने कॉलेज के एक मित्र सुनील से मेरी मुलाकात हुई। सुनील और मैं एक साथ ही कॉलेज में दाखिला लेने पहुंचे थे और नाम के हिसाब से एक ही कक्षा में एक के बाद एक रोल नंबर मिलने से साथ ही बैठने और हर बार एक ही समूह में कार्य करने का मौका मिला, जिससे हमारी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। कॉलेज से निकलने के बाद हमारा मिलना जुलना लगभग ना के बराबर हो गया था। मैं नवगिरी में नौकरी करता था और उसका घर तो मेवाड़ में था, पर फिर भी जब भी मैं घर आता एक शाम उससे मिलता और दोनों मिलकर ढेरों बातें किया करते। ऐसे ही एक बार जब शाम को हम मिले तो उसके घर पर कोई नहीं था, सिर्फ हम दोनों बैठकर बात ही कर रहे थे कि तभी लाइट चली गई। थोड़ी देर तक बाहर के बरामदे में बैठे हम बात करते रहे। फिर मच्छरों के प्रकोप के चलते अंदर आने को हम मजबूर हो गए। अंदर आकर एक मोमबत्ती जला के हम बैठे ही थे कि मैंने उससे पूछा, अरे सुनील भाई, तू कॉलेज के ज़माने में तो भूतों की कहानियाँ काफ़ी सुनाता था और याद है कितना डरा देता था तू सबको। कोई कहानी याद है तुझे आज, या नौकरी में आकर सब भूल गया? सुनील बोला, दादा भूत की कहानी? आप तो भूत मानते ही नहीं हो, और जो उनको नहीं मानते वे अनुभव भी तो कर सकते हैं उनकी उपस्थिति। मैंने पूछा, क्या तुमने कभी उन्हें देखा है या कभी उन्हें अनुभव किया है? सुनील बोला, नहीं दादा, पर लोग ऐसा ही कहते हैं। मैंने बोला, यही तो पेंच है, लोग एक दूसरे की बात सुनकर अपनी राय शुमारी करते हैं, फिर 1 से 10 और 10 से 100 लोग वही बात बोलते हैं। हर बार कुछ नया भी उसमें समय के साथ जुड़ ही जाता है। मैं मान सकता हूँ कि भूत होते हैं अगर मैं उन्हें देखूं या उनको देख अनुभव करूं। कुछ समय बाद हमने अगली अमावस्या को एक ऐसे मकान में मिलने का वादा किया जहां लोग भूत होने की कहानियां सुनाते हैं। मैं अपने गांव से राजस्थान अपना काम ख़त्म करके रात 10 बजे तक सीधा पहुंचने वाला था और सुनील भी घर से उस मकान के पास पहुंच मेरा इंतज़ार करेगा, ऐसा मैंने सोचा था। फिर दोनों मिलकर अंदर जाएंगे और अनुभव करेंगे। अमावस्या का दिन आखिर आ ही गया। मेरी ट्रेन थोड़ी जल्दी पहुंच गई थी। मैं उस मकान के फाटक पर खड़ा था। अचानक मुझे मकान के अंदर से सुनील की आवाज़ आई, अरे दादा, मैं आ गया, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया और सुनील से मिला। फिर दोनों अंदर आकर जब देखा तो सुनील ने वहाँ पर पहले से ही एक कमरे में पेपर बिछा रखा था और वो बोला, दादा अभी थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ी रात बढ़ जाए फिर चलते हैं। थोड़ी देर बाद हम कमरों में घूमना शुरू करते हैं। मेरे हाथ में एक टॉर्च भी थी। एकाएक जब हमने चौथे कमरे में अपने कदम रखे तो सामने 2 आंखें देख मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। पर लाइट मारने पर देखा तो वो एक बड़े उल्लू का बच्चा था जो डर से एक कोने में दुबका बैठा था। मैं हंसा और सुनील से पूछा, देखा? लगभग 2-4 और कमरे देख हम बाहर निकल आए। तभी मुझे गेट के पास एक मानव आकृति नजर आई। सुनील बोला, दादा कुछ दिखा? आवाज़ देकर देखो कौन है। मेरे आवाज़ देते ही उधर से मुझे सुनील की आवाज़ आई, अरे दादा आप कब आए और अंदर क्या कर रहे हो? मैं तो बस थोड़ी देर में वापस ही निकल जाता। अपने पास खड़े सुनील की ओर सिर्फ आंखों को मोड़ कर देखा तो मेरे पास खड़े सुनील को धीरे धीरे हवा में मिलते देखा। फिर मैं वहीं बेहोश हो गया। ये थी मेरी ज़िंदगी की पहली आप बीती, या यूं कहो पहली मुलाकात का डर, जो कि किसी और से नहीं, भूत से था।
क्या बात है डॉक्टर साहब, तुम वाकई यारों के यार हो, दोस्तों के दोस्त हो। इतने साल अमेरिका में रहने के बावजूद भी तुम अपने दोस्तों को नहीं भूले। तुम्हारे पार्टी देने का अंदाज आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 30 साल पहले था, जब हम लोग जवान हुआ करते थे। ये बात राजीव ने राशिद से बोली, जिसकी खुशी का आज ठिकाना ही नहीं था। राजीव की ये बात सुनकर राशिद जोर जोर से हंसने लगा। फिर वह राजीव की तरफ देखकर बोला, तेरी सारी आदत छूट गई, लेकिन राजू तेरी डॉक्टर साहब कहने की मुझे आदत नहीं गई आज तक है। राशिद राजीव को राजू कहा करता था। छूट भी कैसे सकती है मेरे दोस्त, तुम मेरे लिए हमेशा डॉक्टर साहब ही रहोगे। राजू ने ये बात बोली थी, तभी राजू के बगल में बैठा हुआ राजू का दोस्त कमल भी बीच में बोल पड़ा। तुम्हें याद होगा राशिद, जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, राजू तुझे तब भी डॉक्टर डॉक्टर कहकर चिढ़ाता था। और चिढ़ाता भी क्यों नहीं यार, तू हम सब दोस्तों में सबसे ज़्यादा पढ़ाकू था। तुझे डॉक्टरी पढ़ने का कुछ ज़्यादा ही भूत चढ़ा हुआ था। कमल की ये बात सुनकर राशिद एक बार फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। अरे यार, हम सब लोग कॉलेज के साथ साथ पढ़ते थे। कुछ भी कहो, वो दिन थे गजब के। मुझे सचमुच तुम लोगों की बहुत याद आती है यार, और मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे बुलाने पर तुम लोग एक फ़ोन पर इंडिया से अमेरिका मुझसे मिलने चले आए। राशिद ने ये बात बोली थी कि तभी राजू बीच में बोल पड़ा, मेरे दोस्त, यारी में शुक्रिया नहीं करते। हम लोग कॉलेज के ज़माने से जिगरी यार हैं। तुम्हें याद होगा कि हम लोगों की दोस्ती की कॉलेज में मिसालें दी जाती थीं, और कई लोग तो हम लोगों से जलते भी थे हमारी दोस्ती से। हाँ यार, याद है मुझे, सब याद है। भला वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, स्टूडेंट लाइफ गोल्डन लाइफ। गलत नहीं कहा यार, बंदे की बात में दम है। मगर ये बात 60-70 बरस की उम्र में अब समझ में आती है। राशिद की ये बात सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। फिर उन दोनों ने राशिद को एक साथ जवाब दिया, हाँ यार, ये बात तो 101% सही है। दरअसल राशिद, राजू और कमल बहुत अच्छे और गहरे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की कॉलेज में मिसाल दी जाती थी। राजू और कमल ने अपना पेशा बिजनेस चुना था, मगर राशिद ने पढ़ाई डॉक्टरी की थी। उसने इंडिया में ही MBBS कंप्लीट किया था, और वह 25 साल से अमेरिका में ही आकर बस गया था। उसने अमेरिका में ही अपना एक क्लिनिक बना रखा था, और अब यहाँ पर पूरी तरह से सेटल हो चुका था। राशिद ने शादी भी अमेरिका में ही की थी। अमेरिका आने के बाद राशिद की मुलाकात एक लड़की से हुई थी, जिसका नाम था सना। वो भी एक डॉक्टर ही थी, और वह दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते थे। राशिद ने अपनी शादी में भी अपने उन 2 दोस्तों को बुलाया था। वह भी कोई प्रोग्राम करता था तो अपने उन 2 दोस्तों को हिंदुस्तान से ज़रूर बुलाता था, मगर वह खुद कभी भी अमेरिका आने के बाद हिंदुस्तान नहीं गया था। शादी के बाद राशिद की सिर्फ एक ही औलाद हुई, एक खूबसूरत बेटी की शक्ल में, जब जवान हो चुकी थी। राशिद ने उसका नाम नाजिया रखा था। आज नाजिया की ही मंगनी थी, और राशिद ने अपने उन 2 दोस्तों को अपनी बेटी की मंगनी में ही बुलाया था। प्रोग्राम अब ख़त्म हो चुका था। अब राशिद अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने ही बंगले के एक खास पोर्शन में बैठा था। राशिद ने अपने घर में अपने दोस्तों के लिए एक अलग पोर्शन बड़े ही शौक से बनवाया था। उसके दोस्त कभी भी अपनी फैमिली के साथ राशिद से मिलने के लिए आते तो वो उसके घर पे इसी पोर्शन में रुकते थे। लेकिन जब उसके दोस्त उससे मिलने के लिए कभी भी अपनी फैमिली के साथ आते तो वो लोग उस वक्त अपनी फैमिली को बिल्कुल भूल जाते
और वो सिर्फ अपने कॉलेज के दिनों की ही बातें करते। और अब सबके बच्चे भी जवान हो चुके थे, अपनी अपनी दुनिया बसा चुके थे, और वह लोग रात रात भर सोते नहीं थे। रात भर वह सिर्फ बातें ही करते रहते थे। उनकी बातें कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। वह अपने उस पुराने दौर को याद करते थे, उस हसीन ज़िंदगी को याद करते थे जो उन्होंने हिंदुस्तान में रहकर जी थी। वक्त काफ़ी आगे बढ़ चुका था और राशिद और उसके दोस्तों ने अब जवानी से बुढ़ापे में कदम रख दिया था। मगर जब भी वह लोग एक साथ मिलते तो फिर से वही बन जाते जो वह अपने ज़माने के दौर में हुआ करते थे। राशिद अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये भूल जाता कि वह अब बूढ़ा हो चुका है। अभी वो तीनों दोस्त आराम से छत पे बैठकर बतिया ही रहे थे कि तभी राशिद की बीवी तीनों के लिए चाय और कुछ नमकीन ले आई और लेकर उन तीनों ने खाना वो सब शुरू कर दिया और अपनी बातें दोबारा से शुरू कर दी। और बातें करते करते कमल और राजू ने राशिद से एक अजीब बात पूछी, क्योंकि अब टॉपिक भूतों की कहानी पर आ गया था। यार राशिद, इतने साल बीत गए हैं, तूने एक बात नहीं बताई। एक बार याद है तू हमें बताता था कि भूत होते हैं, तुम मानो ना मानो। तू एक बात बताना चाहता था हमें, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ था कि हम उस बात को छेड़ ही नहीं पाए। अगर तुझे याद आ रहा हो तो शायद जब तू शायद कलकत्ता गया था। राशिद ने बोला, हाँ 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 यार, याद आया मेरे को। मैं थोड़ा सा और ज़ोर डालता हूँ दिमाग पर, क्योंकि शायद मैं उस टाइम फ़ोन पे था और फ़ोन पे तुझे वो बता रहा था। मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। हाँ, याद आ गई पूरी बात। इतने में कमल बीच में बोल पड़ा, अरे तो देर किस बात की, माहौल भी गर्मा गर्म है, मार दे हथौड़ा। सुना वो कहानी, हम तो बेचैन हो रहे हो सुनने के लिए। राशिद ने कहा, अरे नहीं यार, जाने दे, बहुत पुरानी हो गई है वो तो। फिर राजू और कमल के ज़ोर डालने पर राशिद ने बताना चालू करा। तो यारों, बात कोई 5 साल पुरानी है। मैं मेरे स्कूल के एक मित्र सुशांत के घर पर रात भोजन के लिए आमंत्रित था। वहाँ कुछ और लोगों को भी आमंत्रण दिया गया था। अभी खाना लगने में कुछ समय था और हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि लाइट बंद हो गई। शायद बाहर गिरते पानी के कारण लाइन को बंद कर दिया गया था। कमरे में अब गर्मी होने लगी थी। सभी लोग बाहर के बरामदे में बैठने के इच्छुक थे। अंत में हम लोग अपनी अपनी कुर्सियों लेकर बरामदे में आकर बैठ गए। चारों ओर बांस की ग्रिल, जिससे होकर आती बरसात की हल्की बूंदें और ठंडी हवा ने एक काफ़ी मन मोह लेने वाला वातावरण का निर्माण कर दिया था। अंधेरी रात को ऐसे बैठे और भूत महाशय को याद ना किया जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं था। जैसे आज तुम लोग कर रहे हो ना, वैसे ही हमने उस समय करा था। दोस्तों में किसी ने भूत की एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी के अंत में जैसे खुद की बातों को रखने के लिए सही साबित करना होता है, वैसे ही मेरे उस दोस्त ने भी कह दिया, पता है वह मकान आज भी है, अगर तुम में से किसी में दम है तो वहाँ पर जाके दिखा दो। मैंने उनसे पता ले लिया। फिर एक दिन दोपहर को अपनी कार लेकर चल दिया उन भूतों से मुलाकात करने। तुम्हें तो पता ही है, मैं शुरू से ही शौकीन रहा हूँ खोजबीन करने के लिए, और मैं वहाँ पर गया ही था तो सोचा घूम ही लूँ थोड़ा। और घूमने के लिए इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। अब वो इतनी स्पष्टता से कह रहा था तो सच ही होगा। यही सोचकर मैं वहाँ पर चल दिया भूतों से मुलाकात करने। वह गांव हमारे शहर से लगभग 200 मील की दूरी पर था। वहाँ पहुँच मकान मालिक से मिलने पहुँचा तो मालूम हुआ वे किसी विवाह में गए हैं, अगले दिन आएंगे। उस रात मैं एक होटल में सो गया, पर भूतों से मिलने की उत्तेजना ने
मुझे उस रात को सोने नहीं दिया। अगले दिन तैयार होकर मैं फिर से उस मकान मालिक से मिलने गया। वे शायद मेरे आने का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पूछने पर उनका पहला सवाल था, क्या मुझे मालूम है उस मकान के भूतिया चीज़ों के बारे में? मेरे हाँ कहते ही वो अपने हाथ जोड़कर कहने लगे, मेरे भाई, ये मकान मेरे दादाजी के ज़माने का है। मैं विदेश से कुछ साल पहले ही आया हूँ। सोचा था अपने घर रहूँगा, पर यहाँ आने के बाद सुना पिछले किराएदार की पत्नी को किसी ने उस मकान में मार दिया था, और तब से आज तक भूतों के कारण कोई भी वहाँ एक रात भी नहीं रुक पाया। मैंने उन्हें बताया अपनी इच्छा, और वो मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे घर की चाबियाँ दे देते हैं। घर में पहुंचकर गेट से अंदर घुसते ही महसूस होता है जैसे किसी स्वर्ग में पाँव रख दिया। मतलब पूरा बगीचा अद्भुत रंगों के गुलाब से भरा हुआ था, लेकिन रख रखाव की कमी के चलते क्यारियों से लेकर घास में अवाछांतित पौधे घुटने तक बड़े हो चुके थे। मेहंदी की बाढ़ में बेतरतीब बढ़ाव दृश्य को और ख़राब कर रहा था। ताला खोलकर अंदर घुसते ही महसूस किया कि वह एक विशाल भवन था। बीच में एक बड़ा सा आंगन, पास से सीढ़ी से ऊपर आकर एक चौड़ा दलाल, जिस पर तकरीबन 10 कमरे खुलते थे। सारे कमरों को खोलकर देखा, फिर एक कमरे को अपने सोने के लिए मनस्त किया। शाम को खाना समाप्त कर बिस्तर पर लेटकर मुझे मालूम ही नहीं हुआ नींद खुली। रात काफ़ी हो चुकी थी। हाथ पर बंदी घड़ी पर नज़र डाली तो देखा 12:10 हुए थे। दलन पर किसी के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी, पर मेरे अलावा कोई और नहीं था वहाँ पर। ये मैं सोच ही रहा था कि लगा किसी ने बहुत धीरे से कमरे के दरवाजे पर हाथ का दबाव बनाया और दरवाज़ा धीरे से खुल गया, पर कोई दिख नहीं रहा था। मुझे लगा शायद हवा के कारण होगा। मैं फिर सो गया। इस बार मुझे अपने दरवाजे से अंदर की ओर बढ़ रहे बच्चे के पैरों के निशान दिखे, जो इतने दिनों से बिना सफाई वाले कमरे के फर्श पर एकदम स्पष्ट थे। मुझे लगा जो कुछ भी है बच्चा है। मैंने बहुत धीरे से पूछा, आप कौन हो? जवाब में एक बेहद मनभावक सुंदर मोरपंखी रंग का ऊर्जा बिंदु, जिसका अभिवाह हुआ और धीरे धीरे मेरे कमरे से बाहर की ओर जाने लगा। मैं जैसे सम्मोहित हो उसके पीछे चलने लगा। वो बिंदु सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे एक बहुत ही छोटी सी अलमारी के सामने रुका। फिर एकाएक वो अलमारी खुल गई। अंदर भी एक चटक लाल रंग की डायरी। उसे उठाकर मैं अपने कमरे में आ गया। कुर्सी पर बैठ डायरी खोलकर पढ़ने लगा। ये एक छोटी लड़की मुर्री की डायरी थी। पहले के कुछ पन्ने विशेष न थे, पर फिर जैसे मैं किसी सपने में जा पहुंचा। सटीकता से उसने लोगों के नाम और दिन दोनों साथ में लिख रखे थे कि कैसे उसके मकान मालिक ने उसके पिता को जान से मार दिया और उसकी माँ को उठा लिया। वो डर कर कमरे की इसी अलमारी में छुपी रही। सारी बात अपनी डायरी में लिखा और फिर वहीं लेटी रही और सो गई। जब उठी तो देखा कि उसकी डायरी भी नहीं उठा पा रही थी। तब से जो भी आता था उसे बताने की कोशिश करती, पर कोई उसे समझ ही नहीं पाता। वो अपने पिता के हत्यारों को सजा देना चाहती थी। पढ़ते हुए कब आंख बंद हो गई मालूम ही नहीं पड़ा। अगली सुबह डायरी के साथ में मालिक के पास गया, उनको सारी कहानी बतलाई। उन्हें साथ लेकर थाने में जा जिनसे मकान खरीदा था उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। फिर अपने घर वापस लौट आया। खैर, ये सब होने के बाद मैं ये तो जानता हूँ कि भूत होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उनकी मदद करी थी और मैंने उसे समझा था। देख, वैसे तो हमारे धर्म में जिन माने जाते हैं, लेकिन सब होता है यार, सब कुछ होता है। जिन बोलो या भूत,
सब आखिर होते तो एक जैसे ही हैं। राशिद की ये बात सुनकर कमल और राजू एकदम भौचक्के से रह गए और उसकी बात सुनने के बाद उन्हें राशिद पे गर्व हुआ। कहते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ इंसान और जानवर ही कर सकते हैं, पर दोस्तों मैं जो आज कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक इंसानी आत्मा की है, जो पहले एक इंसान थी पर एक घटना के कारण उसकी मौत हो जाती है और अपने प्यार को अपने साथ ले जाने आई है। ये कहानी शुरू होती है रामश्री कॉलेज से, जहाँ आज कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है। आज पार्टी में सभी न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं, क्योंकि कॉलेज शुरू होने के बाद ये पहली पार्टी है, इसलिए सभी स्टूडेंट खुश हैं। उनमें से रोज़ एक लड़की है जो बीकॉम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राम एक लड़का है जो कि बीकॉम हॉनर्स कर रहा है। अब आगे पार्टी में दोनों की मुलाकात होती है, जो कि उन दोनों की दोस्त रानी करवाती है और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। अब दोनों रोज़ कॉलेज में मिलने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और 14 फरवरी को राम आज रोज़ को अपने दिल की बात बताने जा रहा है, इसलिए वो उसके लिए गोल्ड की रिंग लेने गया है। और उधर रोज़ भी काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि वो भी आज अपने दिल की बात कहने वाली है, इसलिए वो राम के लिए घड़ी लेने आई है। दोनों कॉलेज में मिलते हैं और राम रोज़ देखते ही अपने दिल की बात बोल देता है और गोल्ड की रिंग उसे गिफ्ट करता है। इससे रोज़ काफ़ी खुश हो जाती है और वो भी अपने दिल की बात राम को बता देती है और उसे वॉच गिफ्ट कर देती है। इस तरह दोनों अब काफ़ी खुश होते हैं और अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय करने लगते हैं। पर वो कहते हैं ना कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती। ये बात रोज़ के पिता को पता चल जाती है, जिससे वे काफ़ी गुस्सा होते हैं और रोज़ का घर से आना जाना बंद कर देते हैं। अब रोज़ से काफ़ी दिनों से ना मिल पाने पर और बात ना होने पाने पर राम काफ़ी परेशान होता है, इसलिए वो रानी को उसके घर भेजता है, जिससे उसे पता चलता है कि रोज़ के साथ क्या क्या हुआ। वो अब रोज़ के घर जाता है और उसके पिता से शादी की बात करता है, पर उसके पिता उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा देते हैं। अब रोज़ राम को अपने घर बुलाकर घर से भागने की योजना बनाती है और इस बात को राम को बताने को कहती है। रानी ऐसा ही करती है। योजना के तहत राम ठीक 1 बजे अपनी गाड़ी लेकर रोज़ के घर पहुंच जाता है। रोज़ भी अपनी छत की छत से कूदकर बाहर आ जाती है। अब दोनों अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत में निकल पड़ते हैं। जब दोनों भांगगढ़ का किला पार कर रहे होते हैं तो अचानक एक रोशनी आती है, जिससे राम का ध्यान ड्राइव से हट जाता है, चेहरे पर लगा लेता है, जिससे गाड़ी पहाड़ी में गिर जाती है और उस एक्सीडेंट से रोज़ की डेथ हो जाती है। जब राम को होश आता है तो राम साथ वाली सीट पर देखता है तो पाता है कि रोज़ मर चुकी है। उस एक्सीडेंट से बचने के बाद राम डिप्रेशन में आ जाता है और अपनी दुनिया में रोज़ की यादों के साथ अकेला ही हो जाता है। इस बात का फ़ायदा रानी उठाने की कोशिश करती है और राम से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है। अब क्योंकि राम काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा होता है, इसलिए वह भी रानी के काफ़ी नज़दीक चला जाता है और अब रानी और राम दोनों अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। पर उन्हें क्या पता कि ये नई ज़िंदगी उनके लिए एक मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि राम अभी भी रोज़ को पूरी तरीके से भूला नहीं था। इसलिए रानी उसे दिल्ली से बाहर कहीं घुमाने के लिए कहती है और मनाली जाने की तैयारी करती है। अगले दिन राम और रानी मनाली के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ जाकर वह एक होटल बुक करते हैं और फिर अगले दिन वह घूमने के लिए वहाँ के खूबसूरत वादियों में जाते हैं।
घूमते घूमते उन्हें शाम हो जाती है और शाम को जब वह घर वापस लौट आते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अब राम गाड़ी से बाहर आता है और गाड़ी का बोनट खोलता है। राम अभी चेक कर ही रहा होता है कि इतने में उसके सर में तेज़ी से दर्द होता है और वह चिल्लाने लगता है और बेहोश हो जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर रानी कार से बाहर आती है और देखती है कि राम बेहोश हो गया है। जैसे तैसे वह उसे कार में उठाकर बैठा देती है और कार को स्टार्ट करके उसे होटल तक ले जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर से कुछ मेडिसिन देता है और होश आने पर आराम करने की सलाह देकर चला जाता है। कुछ घंटे बाद राम को होश आता है और जब वह उठता है तो उसे अपने कंधे पर काफ़ी दर्द महसूस होता है, जैसे मानो किसी ने उसके कंधे पर 70 किलो का भारी बोझ रख दिया हो। उसके समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये दर्द कैसा है। वह दर्द से काफ़ी परेशान होता है, इसलिए अगले दिन वह मनाली से दिल्ली वापस जाने की तैयारी करता है। जब वह दिल्ली वापस आता है तो राम अपने डॉक्टर को अपने दर्द के बारे में बताता है। तो डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देता है और कहता है कि यदि इससे आराम नहीं मिला तो एक एक्सरे करके देखना पड़ेगा। और राम वहाँ से चला जाता है और वह रात को मेडिसिन खा के सो जाता है। तो रात के 1 बजे वह अपने सपने में रोज़ को देखता है, जिसमें रोज़ कहती है कि राम, मैं तुम्हें लेने आई हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं मरने के बाद भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। इसलिए मेरी रूह तुम्हें अपना बनाने के लिए वापस आ गई है। अब मुझे ज़्यादा परेशान मत करना और मेरे साथ चलो। इतना सुनने के बाद राम की नींद खुल जाती है और वह पसीने से लथपथ हो जाता है। उसका दर्द पहले से और ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। दर्द से काफ़ी परेशान होने के कारण वह सुबह सुबह अपने डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर ने जैसे बताया था अब उसका एक्सरे करना होगा, इसलिए डॉक्टर राम का एक्सरे करते हैं और शाम को 6 बजे रिपोर्ट के लिए बुलाते हैं। जब शाम को राम अपने डॉक्टर के पास जाता है रिपोर्ट देखने के लिए, तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट काफ़ी हैरानी से देखता है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। जब राम उससे पूछता है कि क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं, क्या है रिपोर्ट में, तो डॉक्टर कांपते हुए रिपोर्ट उसे एक हाथ से थमा देता है और बोलता है खुद ही देख लो। राम जब ये रिपोर्ट देखता है तो इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह देखता है कि कोई लड़की उसके कंधे पर बैठी हुई है। उसकी दोनों टांगें उसके दोनों कंधे के आगे लटक रही हैं और यही वो दर्द है जो उसे महसूस होता है। राम को ये बात समझ में आ जाती है, हो ना हो ये रोज़ ही है और उसकी आत्मा अब उसे लेने आई है। इसलिए वह घर जाकर रानी को इसके बारे में बताता है। ये जानकर रानी भी दंग रह जाती है और अब वह इस परेशानी से बचने का कोई रास्ता निकालने की बात करती है। पर राम के अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। इसलिए वह रानी से कहता है कि ऐसा करते हैं कि कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ देते हैं और ये देश छोड़ देते हैं, शायद इस परेशानी से पीछा छूट सके। इसलिए रानी और राम दिन में ही वहाँ से निकलने का प्लान करते हैं। अराउंड 3 बजे जब वह घर से निकलते हैं तो राम के कंधे का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और वह अच्छा फील करता है। उसके समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। फिर भी वह इस जगह को छोड़कर जाने की तैयारी में लग जाता है और 4 बजे वहाँ से चल देते हैं। पर जैसे ही वह घर से निकलता है, राम को रानी के व्यवहार में परिवर्तन नज़र आता है, जैसे मानो वह रानी ना होकर रोज़ हो। उसके समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम से उसका दर्द ठीक हो गया। लेकिन अब रानी के व्यवहार थोड़ा परिवर्तन आ गया था, लेकिन फिर भी उसे निकलना था। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब वह अपनी गाड़ी के पास जाता है तो रानी कहती है कि आज ड्राइव मैं करूँगी, इसलिए तुम साइड वाली सीट पर बैठ जाओ और चाबी मुझे दे दो।
राम मना करता है, लेकिन रानी नहीं मानती। अब रानी ड्राइव करना शुरू करती है और ड्राइव करते करते वह पहाड़ी इलाके से गुजरते हैं। वह पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ जंगलों में भी घिरा होता है। अब क्योंकि शाम हो चुकी है, इसलिए थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है। अब राम रानी से कुछ बात करने की कोशिश करता है और पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? और ये रास्ता तो वो है ही नहीं यार, जिस रास्ते जाना था। बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर रानी गुस्से में राम को देखती है और बोलती है, हम वही जा रहे हैं जहाँ जाना चाहिए। चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ अपने साथ और लेकर जाऊँगी। राम परेशान हो जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? तुम रानी नहीं हो। इस पर रानी बोलती है, भूल गए मुझे? मैं रोज़ हूँ। रानी के शरीर पर कब्जा करके मैं इसके शरीर में आ गई हूँ और अब हम दोनों एक हो जाएंगे तो रानी की आत्मा इस शरीर के सही से निकल जाएगी और इस एक्सीडेंट में तुम मारे जाओगे और फिर मैं तुम्हारी रूह को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी और तुम्हें अपना बना लूँगी और रानी का भी किस्सा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। ये एक अच्छी दोस्त नहीं बन पाई। ये बात सुनकर राम बहुत डर जाता है और रोज़ को बोलता है कि तुम्हें क्या मिलेगा ऐसा करके? रानी को क्यों बीच में ला रही हो? इसने क्या किया है? इसने तो मुझे बस तुम्हें भूलने में या तुम्हारी यादों से छुटकारा दिलाने में मेरा साथ दिया था। प्लीज़ इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रोज़ कहती है ठीक है, और इतना बोलकर कार को पहाड़ से कूदा देती है और गाड़ी नीचे एक पेड़ से टकरा जाती है और राम और रानी दोनों उस एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। जैसा कि रोज़ का प्लान था कि उस एक्सीडेंट में राम मर जाता है और वह उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। कहते हैं दोस्तों, इस दुनिया में ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए राम उस एक्सीडेंट में बच जाता है और रानी भी बच जाती है। इस कोशिश के बाद भी रोज़ राम को अपने साथ नहीं ले जा पाती। अब रानी और राम दोनों अस्पताल में एडमिट हैं। अब जब राम को होश आ जाता है तो वह सबसे पहले रानी के बारे में पूछता है, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि रानी ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। राम राहत की सांस लेता है और अब उसे लगने लगता है कि शायद रोज़ उसे छोड़कर चली गई है। राम और रानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आते हैं, जहाँ उनके फैमिली वाले उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और इस घटना के बाद वह लोग काफ़ी चिंतित होते हैं। इसलिए वह राम और रानी को गांव ले जाने की बात करते हैं और वहाँ उनकी शादी कराने की योजना करते हैं। राम और रानी भी इस बात को मान लेते हैं और अपने परिवार के साथ गांव चले जाते हैं, जहाँ उनकी 7 दिन बाद शादी है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। राम और रानी की शादियाँ ज़ोरों पर हो रही होती है। इतने में राम के सारे दोस्त उसके गांव पहुंचते हैं उसकी शादी अटेंड करने के लिए, जिनमें एक का नाम ऋतिक और दूसरे का नाम आनंद था। इसके अलावा श्रवण और राज भी उसकी शादी में आते हैं। उन्हें देखकर राम बहुत खुश होता है। ऋतिक जिसे ज़्यादा बोलने की बीमारी है, अगर वह बोलना शुरू करे तो चुप नहीं होता। और ये भी कह सकते हैं कि उसके बिना, उसके दोस्तों के ग्रुप में उसके बिना कोई मनोरंजन नहीं होता। राज, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, जिसका ज़्यादा समय भूतों के रिसर्चर में निकलता है, जिसकी वजह से उसके पास भूत प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी और जानकारी है। राज जब राम से मिलता है तो वह उसके व्यवहार में परिवर्तन को समझ जाता है और अकेले में उससे पूछता है, राम क्या बात है, 3 दिन बाद तेरी शादी है लेकिन तेरे चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही जो होनी चाहिए। तो राम राज को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है। ये जानकर राज काफ़ी हैरान होता है और राम से बोलता है, ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पर राम इस पर बोलता है, अब कोई परेशानी नहीं है, उस मुसीबत से छुटकारा मिल गया है। तो राज बोलता है, ऐसा तुझे लग रहा है कि मुसीबत से पीछा छूट गया है,
लेकिन मुसीबत तो अब शुरू होगी। तेरी शादी वाले दिन से जानता है, जब समंदर शांत हो तो इसका मतलब ये होता है कि सुनामी आने वाली है। इसी तरीके से रोज़ की आत्मा शांत है, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। ये सुनकर राम हंसता है और बोलता है, तेरी पहले वाली आदत नहीं गई, लोगों को डराने की। ये बात जब ऋतिक और बाकी दोस्तों को पता चलती है तो वह भी हंसते हैं और बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। आज राम की एंगेजमेंट है, सब लोग काफ़ी खुश हैं, सिर्फ राज को छोड़कर। शायद इसलिए कि वह आने वाले खतरे को महसूस कर चुका है। और अब राम रानी को रिंग पहनाने की रस्म पूरी करने जा रहा था, और रानी जो अपने हाथों में रिंग पहनने ही वाली थी कि तभी राज के चिल्लाने की आवाज़ आती है, हट जाओ यहाँ से, झालर गिरने वाला है। पर उस शोर शराबे में उसकी आवाज़ रानी तक नहीं पहुँच पाती और झालर राज और रानी के ऊपर जा गिरता है। इससे पहले राज कुछ कर पाता या उसके दोस्त कुछ कर पाते, रानी और राम घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फंक्शन को वहीं रोकना पड़ता है। और अब शायद राम को महसूस होता है कि शायद राज ठीक कह रहा था, पर अब आगे क्या होगा उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए वह राज से बात करने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि अब क्या करे, रोज़ की रूह से कैसे पीछा छुड़ाए। राज बोलता है, तू बता, तू रोज़ को अपने दिल से निकाल चुका है? क्या तू सच में चाहता है कि तू उससे दूर हो जाए? अब राज राम से कहता है कि तू ये शादी रोक दे, इसी में सबका भला है। जानता है तू रानी से क्यों शादी कर रहा है? इसलिए नहीं कि तुझसे प्यार करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि रोज़ के कुछ अंश उसके अंदर हैं, जिसकी वजह से तू उसके इतने करीब आ गया है। इसलिए अभी शादी को रोक दे, मैं जा रहा हूँ, 5 दिन बाद तुझे दिल्ली मिलूँगा, तब तक शायद तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। ये बोलकर राज अगले दिन वहाँ से निकल जाता है और राम अपनी शादी को रोक देता है, जिससे रानी बहुत हर्ट होती है। और अगले दिन वह भी दिल्ली के लिए निकल जाती है और राम अपने बाकी दोस्तों के साथ कुछ दिन वहीं रुकता है। 6 महीने बाद राम और राज निकल पड़ते हैं एक रहस्यमय स्थान पर, जहाँ की मान्यता है कि वहाँ किसी भी प्रकार के भूत प्रेत से अपना पीछा छुड़वाया जा सकता है। वहाँ की मान्यता ये थी कि एक बार यदि रूह वहाँ पहुँच गई तो वहाँ के गुरु से अपने वश में करके उसकी रूह को सही समय पर जन्नत में पहुँचा देते हैं। इसलिए राज और राम उस जगह का सच जानने के लिए वहाँ जाते हैं और उस रहस्यमय जगह का नाम था पंडेलवाल। राज और राम अब पंडेलवाल पहुँच चुके हैं, जहाँ वह अपना रिसर्च शुरू करेंगे। पर उन्हें वहाँ रहने के लिए एक घर चाहिए, जिसके लिए वह एक एजेंट को पकड़ते हैं। उन्हें पहाड़ियों पर स्थित एक लकड़ी से बना हुआ घर दिखता है और बदले में उनके ब्रांडेड वस्तुएं ले जाता है, जैसे चश्मा, परफ्यूम आदि। अब राज राम से कहता है, देख भाई, अभी सो लेते हैं, रात को देखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी हरकत रात को ही होती है। इसलिए अगर रात को जागना है तो अभी दिन में ही सो लेते हैं। इतना बोलकर राज सो जाता है, पर राम को नींद नहीं आती। इसलिए वह उठकर बालकनी की तरफ चला जाता है और जैसे ही वह बालकनी में खड़ा होता है, उसे सामने एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो ठीक उसके बाजू वाली लकड़ी के घर में होती है, जिसे राम देखकर काफ़ी आकर्षित होता है और उसके बारे में जानने के वहीं से आवाज़ देता है, हेलो मैडम, हाय यू, प्लीज़ इधर देखिए। इस पर लड़की पीछे मुड़ती है और उसकी नज़र राम पर पड़ती है, जिसे देखकर एक पल के लिए वह काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन बोलती है, हाँ जी, क्या बात है, कौन है आप और मुझसे क्या चाहिए? राम बोलता है, कुछ नहीं, पीछे से देखा आप अच्छी लगी, इसलिए आगे से देखना चाहता था, इसलिए बोला पीछे मुड़ो। अब आगे से देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ, ओके थैंक यू। इस पर लड़की को बहुत गुस्सा आता है
और वह राम के कमरे में आती है जहाँ राज सो रहा था। पर वह लड़की राम को कुछ बोलती, राम उसे पहले बालकनी में लेकर चला जाता है ताकि राज को इस बारे में पता ना चले। बालकनी में बोलता है, अब बोलो क्या बोल रहे थे, अब करो मेरी तारीफ। राम बोलता है, गुस्सा नहीं, पहले अपना नाम तो बताओ। इस पर लड़की बोलती है, मेरा नाम एलिशा है। राम बोलता है, वाओ ब्यूटीफुल नेम, मुझे लगा ही था कितनी खूबसूरत लड़की का नाम एलिशा ही होगा। इस पर एलिशा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, पर पीछे से बोलता है, अरे ये तो बताओ कब मिलेगी। कल सुबह ठीक 7 बजे, अगर तुम आना चाहो तो आ जाना, वाटरफॉल चलेंगे। राम बोलता है, ओके। इसके बाद राम के अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, जैसा उसे रोज़ के साथ होने पर महसूस होती थी। पर जो भी हो, वह काफ़ी टाइम बाद अब खुश हो रहा था। इसलिए राज उससे पूछता है, क्या बात है भाई, इतनी खुशी कैसे मिल गई तुझे। पर राम बोलता है, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ का माहौल अच्छा है इसलिए। और हाँ यार, रात को जो जाने का प्रोग्राम था ना, वह भूतों का कैसे पकड़ते हैं देखने के लिए, मैं नहीं जा पाऊँगा, तू चला जाइयो, क्योंकि मुझे सुबह कहीं जाना है। ठीक है। इस पर राज बोलता है, ओके कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, तू आराम कर, मुझे पता है तू दिन में सोया नहीं है। इसलिए रात को राज अकेले ही उन रहस्यमय गुफाओं में जाता है जहाँ वह वहाँ के लिए वरिष्ठ गुरुओं से उसके बारे में पूछता है, जिन्होंने भूत प्रेतों को अपने वश में करने के लिए सिद्धि प्राप्त की थी। और उनसे मिलने के बाद उसे भी पता लगता है कि आज रात को एक लड़की का इलाज कर रहे हैं, जिसमें वह उसके शरीर में घुसी हुई है, एक आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राज बोलता है, क्या मैं उस प्रक्रिया को देख सकता हूँ, जब आप लोग उस आत्मा को उस लड़की के शरीर से बाहर निकालेंगे। इस पर गुरु बोलते हैं, नहीं, हम ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि यदि पूजा के समय कोई भी चूक हुई और आत्मा हमारे हाथ से निकल गई तो किसी को भी हानि पहुंच सकती है, और ऐसे में ना जाने किसी की जान खतरे में आ जाए। और क्योंकि तुम तो एक साधारण मनुष्य हो, इसलिए मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता। राज बोलता है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे इसके बारे में अध्ययन करना है, कृपया मुझे करने की अनुमति दें ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। फिर भी गुरु नहीं मानते और राज वहाँ से निराश होकर चला जाता है। लेकिन किसे पता था कि जिस लड़की के पास राम गया था वही लड़की थी जिसका इलाज उन गुरुजी को करना था, और उसके अंदर किसी और की नहीं बल्कि रोज की आत्मा थी। द्वारका, एक व्यस्त सड़क पर पार्क स्ट्रीट की सरकारी कार्यालयों से निकलते बहुत सारे लोग खड़े होकर अपने रूट के बस अथवा खाली टैक्सी के इंतज़ार में खड़े थे। मोहन रॉय उन्हीं के बीच खड़े होकर किसी खाली टैक्सी के इंतज़ार में खड़े थे, पर कई टैक्सी आकर चली गईं। वे खड़े रहे जैसे किसी खास टैक्सी के लिए खड़े थे। तभी एक टैक्सी आई और उन्होंने उसे रोककर बड़े सौम्य भाव से पूछा, राधिका नगर चलोगे? उसके हामी भरते ही वो उसमें बैठ गए। थोड़े आगे चलते ही उन्होंने उस टैक्सी चालक से बातें करना शुरू कर दिया। वो अकेला था कि शादीशुदा, पढ़ाई करने की जगह टैक्सी क्यों चलाता है, कितना कमाता है, ज़्यादातर किस रूट पर टैक्सी चलाता है। ऐसे ही कई सवाल उस टैक्सी वाले से पूछे। टैक्सी द्रुत गति से आगे बढ़ रही थी। एकाएक मोहन रॉय ने बताया कि उन्हें आज बहुत जल्दी है। उन्हें अपने परिवार के साथ बेटी की शादी के लिए कुछ गहने खरीदने के लिए जाना है। उससे सुनते ही ड्राइवर ने पूछा, बाबू
आप कहे तो मैं एक शॉर्टकट रास्ता ले लूं। आप उससे करीब 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। मोहन रॉय के हाँ करते ही थोड़ी देर में टैक्सी एक साइड लेन में घुस गई। दोनों और बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बीच में एक खुली सड़क। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि उन्हें कोई भी गाड़ी आगे या पास से आते जाते नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद मकानों के वो कतार कमतर होते हुए समाप्त हो गए और फिर एक खंडरनुमा मकान दिखा, जो शायद अपने समय में किसी जमींदार का ठिकाना रहा होगा। आज गिरने की स्थिति में आसपास के पीपल के पेड़ों की जड़ों की बैसाखी लिए किसी तरह अपनी बाकी की उम्र खड़े रहने की कोशिश कर रहा था। जगह को सुनसान देख एकाएक ड्राइवर गाड़ी से उतरा और जेब से एक छुरा निकाल पिछले गेट पर पहुंचा। पर यह क्या, वहां तो कोई भी नहीं था। घबराकर मोहन राव को देखने लगा। तभी उन्हें थोड़ी दूर पर मोहन राव खड़े दिखे। पर यह क्या, उनके साथ ही लोग कौन हैं? एक एक कर उसे सारे याद आने लगे। वो औरत जो गहनों से लदी एयरपोर्ट से उसकी टैक्सी में बैठी थी, या वो इंसान जिसको लेकर बैंक से वापस आ रहा था। वो और भी तो थे जिन्हें वो शायद भूल गया था। तभी मोहन राव की आवाज़ गूंज गई, चलो मैं भी तुमको अपने साथ देने ही आया हूँ। ढलती शाम में ड्राइवर की लाश उस गाड़ी के पास पड़ी थी और सारे लोग उसके अगल बगल खड़े होकर उसके बारे में बात कर रहे थे। चोर था साला, चोर की मौत ही मरा। पता नहीं कितनों की बद्दुआ लगी होगी। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। ये कहानी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के छोटे से गांव माहौरी की है। आप में से कम ही लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पर अगर आप माहौरी में सप्ताहांत में देखने की जगह ढूंढें तो एक लंबी सी लिस्ट सामने आ जाएगी। इसमें फूलों की खेती और तितलियां पकड़ना सीखना जैसी अद्भुत गतिविधियां शामिल हैं। आम सैलानी इसे हल्के में ले सकते हैं, पर मेरी तरह आप भी अगर नई चीज़ें आजमाना पसंद करते हैं तो यहाँ ज़रूर आएं। समुद्र तल से 1219 मीटर ऊंचाई में बसे इस गांव में सैलानी पूरे साल ही आ सकते हैं। अक्सर नैनीताल, नौकीचिया ताल और भीमताल जैसे कस्बों में छुट्टियां मनाने वाले लोग माहौरी के रास्ते से ही जाते हैं। मगर इन सब सर्द जगहों की तुलना में माहौरी में तापमान ज़्यादा रहता है। सर्दियों में भी यहाँ भीनी भीनी धूप हमेशा ही रहती है, इसलिए आप यहाँ छुट्टियाँ मनाने पूरे साल आ सकते हैं। मगर माहौरी आज भी जाना जाता है ब्रिटिश काल के अपने इतिहास के लिए। सबसे पहले यहाँ उन अंग्रेज़ी हुक्मरानों ने अपना घर बसाया जिनको नैनीताल की ठंड से राहत चाहिए थी। इस कारण ये ठहरने का एक पसंदीदा पड़ाव बन गया। आज की तारीख में वो भी घर होटल बन चुके हैं जो आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हमारी कहानी भी अंग्रेजी शासन के समय माहौरी की है, जब सड़कों का इतना निर्माण नहीं हुआ था और गांव वालों को कच्ची सड़कों या जंगल का रास्ता ही चुनना पड़ता था एक जगह से दूसरी की जगह और जाने के लिए। माहौरी एक खुशहाल गांव था। वहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार किस्म के थे और अक्सर अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े रहते थे। गांव में एक अखाड़ा हुआ करता था जिसके पहलवान अगल बगल के गांव में काफ़ी प्रसिद्ध थे और अक्सर सालाना दंगल में प्रथम स्थान पर आया करते थे। उनकी बहादुरी का डंका चारों ओर बजने लगा, जिससे अखाड़े को चलाने वाले पहलवान राव दत्त का सर गर्व से ऊंचा रहता था। घमंड ने उसकी मूंछों को ताव दे रखा था।
अरे आखिर पट्टे थे भी तो उसी के अखाड़े के। सब कुछ काफ़ी अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन माहौरी में एक अफवाह से सबको हैरान कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि शहर की ओर जाने पर जो काली पहाड़ी पड़ती है उसमें एक चुड़ैल ने डेरा जमा लिया है और आने जाने वाले हर राहगीर को मौत के घाट उतार देती है। पहले तो सबने सोचा कि किसी जानवर का काम भी हो सकता है, लेकिन जब गांव में स्थापित अंग्रेजी चौकी जिसके इंचार्ज की जान भी चली गई तो लोगों ने सोचा कि हो ना हो ये चुड़ैल का ही काम है। तभी तो अंग्रेजी चौकी इंचार्ज गोली नहीं चला पाया। उसके पास तो बंदूक भी थी। अगर कोई जानवर होता तो कब का ढेर कर चुका होता। अंग्रेजी अफसर वैसे भी तो भारतीय और जानवरों के खून के प्यासे होते हैं, लेकिन वो तो चुड़ैल निकली। अंग्रेजी अफसर का ही काम तमाम कर दिया। धीरे धीरे काली पहाड़ी की चुड़ैल का किस्सा बच्चे बच्चे की जुबान पर था। अगल बगल के गांव वालों ने काली पहाड़ी की तरफ देखना तो दूर, नाम तक सुनना छोड़ दिया। माहौरी के गांव के सरपंच तक ये बात पहुंची तो उन्होंने सोचा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो गांव के कई लोगों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शहर जाने के रास्ते में बस वही काली पहाड़ी पड़ती है और बिजनेस की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे गांव को नुकसान हो सकता है। तो सरपंच ने गांव में ऐलान करवा दिया कि जो हिम्मत वाला पुरुष काली पहाड़ी पर रात में उस तथाकथित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक लोहे का खुंटा गाड़ देगा, उसे गांव और अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से ही इनाम दिया जाएगा। सभी लोगों तक सूचना पहुंच गई, लेकिन सभी को चुड़ैल के हाथों जान गंवाना ज़्यादा भारी लगने लगा। गांव भर ने इस बात पर चुप्पी लगा दी। जब पहलवान को इस बात का पता चला तो उसने सोचा ये अच्छा मौका है गांव वालों की नज़रों में मर्द बनने का। अब तक तो गांव के लोग सिर्फ उसके अखाड़े के पहलवानों की तारीफ़ किया करते थे, लेकिन अगर उसने एक खुंटा गाड़ दिया तो इसके बाद सारे गांव में सिर्फ उसी की बहादुरी का डंका बजेगा। तो उसने गांव के सरपंच की चुनौती को स्वीकार कर लिया और खुंटा तथा हथौड़ा लेने उसके घर पहुंचा। सरपंच ने उसकी तरफ करते हुए दोनों चीज़ें उसे पकड़ा दी। पहलवान को आधी रात को पेड़ के नीचे जाकर खुंटा गाड़ना था। इसे दिन भर बड़ी बेताबी से रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही पहलवान काली पहाड़ी की ओर चल दिया। रास्ते भर जानवरों की आवाज़ें और पत्तों की सरसराहट ने उसे अंदर से थोड़ा हिला दिया था। कुछ ही पलों में पहलवान काली पहाड़ी पर पहुंचा। उसने पहले ध्यान से पहाड़ी के इर्द गिर्द देखा, वहाँ उसे कोई भी दिखाई ना दिया। पहलवान को रात का अंधेरा और पहाड़ के जानवरों की बड़ी ही भयानक रोने की आवाज़ खौफ पैदा करती हुई नजर आने लगी। उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और काली पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने सोचा जल्दी से खुंटा गाड़ कर सीधा अपने गांव की ओर भागता हूँ। उसने खुंटा गाड़ दिया और पलटकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भागने लगा कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी धोती किसी ने पकड़ रखी है। उसे फौरन ख्याल आया कि हो ना हो ये चुड़ैल ही है। सुबह हो गई थी। गांव के सरपंच ने पहले पहलवान के घर में उसका पता किया तो पता चला कि वो रात को लौटा ही नहीं है। तो उसने कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और काली पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी पर उसे पुराने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो पहलवान गिरा पड़ा था और उसकी धोती उसी खूंटी में फंसी पड़ी थी जिसे पेड़ के नीचे गाड़ने को कहा था। पहलवान को रात में ही दिल का दौरा पड़ गया था जिससे उसकी मौत हो गई। सरपंच सारी बातें समझ गया और पहलवान की बात ने और उसकी मौत ने साबित कर दिया कि चुड़ैल जैसी कोई चीज़ नहीं थी, सब वहम था, क्योंकि पहलवान खुद की ही धोती से फंसकर मर गया था।
उसे ऐसा लगा था जैसे चुड़ैल ने उसकी धोती पकड़ ली। इसी वजह से उसको दिल का दौरा पड़ गया था। उन राहगीरों और उस अंग्रेज अफसरों को डाकुओं ने मारा होगा। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई और सबके मन में काली पहाड़ी के चुड़ैल का डर खत्म हो गया था। और सब समझ गए कि ये सब डाकुओं का किया लग रहा है। और उन्हें भगाने के लिए अंग्रेज अफसरों ने एक सेना तैनात की और पहाड़ पर जाकर उन सारे डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया।